नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान भूगोल से संबंधित इस समय विषय पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल में हमने स्थिति, विस्तार और इसके जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं जिनकी वर्तमान स्थिति है, हमने उन पे अध्ययन कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, BSTC और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। और राजस्थान में जितने भी जो अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पे चर्चा करने वाले हैं, जिनको कि हमने 4 भागों में विभक्त कर रखा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के बाद या वीडियो के चलते हुए अंदर आपको कोई मन में कोई शंका या कोई प्रश्न या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर पधारे हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, पहला हम देख लेते हैं। उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है: पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थान पर यह आता है। तो भौतिक प्रदेशों की हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इसको हमने मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदानी भाग और हाड़ौती, इन 4 क्षेत्रों में बांट रखा है। हम इसको अलग अलग तरीके से अध्ययन कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो मरुस्थल का कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% यानी कि 2/3 भाग में ये फैला हुआ है। अरावली का क्षेत्रफल यदि हम देखें तो ये 9% भाग में फैला हुआ है। मैदानी क्षेत्र 23% भाग में फैला हुआ है और हाड़ौती प्रदेश जो है 6.89% भाग में फैला हुआ है। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम और विरल जनसंख्या जिसे बोल सकते हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश में रहती है। लगभग 61% भाग में केवल 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनमें 10% जनसंख्या निवास करती है 9% क्षेत्र में, और मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा 39% जनसंख्या, क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 23% क्षेत्र में 39% जनसंख्या निवास करती है और हाड़ौती क्षेत्र में जो है 11% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। जिलों की यदि हम बात करें तो जिले जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले पाए जाते हैं। 12 जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं मरुस्थलीय जिलों में, और मुख्यतः 7 जिले। और यदि हम सीमाओं की जो अलग अलग सीमाएं लगती है थोड़ी बहुत, यदि हम पूरे जिलों की बात करें तो 13, और मुख्यतः 7 जिले जो हैं वो अरावली क्षेत्र में आते हैं। 10 जिले में मैदानी क्षेत्र में आते हैं और 7 जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। मिट्टी की यदि हम बात करें तो जो शुष्क प्रदेश है, जो रेतीला जो प्रदेश है, उसमें बलुआ पत्थर और बलुई रेतीली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेशों में वनीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। वहीं मैदानी भाग में जलोढ़, कछारी या फिर दोमट मिट्टी पाई जाती है, और हाड़ौती क्षेत्र में जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है वहाँ पर काली या फिर रेगुड़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यदि हम जलवायु की बात करें तो मरुस्थल का जो जलवायु है वो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यदि हम पर्वतों की बात करें, अरावली क्षेत्र की बात करें तो उपाद्र, और जो मैदानी भाग है उसमें आर्द्र, और हाड़ौती क्षेत्र में अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा भी यही होती है।
बात कर लेते हैं अब आगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसका जो निर्माण है वो टर्शरीय काल में या फिर क्वार्टनरी काल में होता है, जिसे प्लीस्टोसीन भी बोलते हैं। राज्य में कुल मरुस्थलीय जो ब्लॉकों की संख्या कई बार पूछी जाती है, तो इसमें 85 ब्लॉक आते हैं। इसका जो विस्तार है, लंबाई इसकी 640 है और चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। यदि हम समुद्री तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्री तल की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर के अंतर्गत आती है। एवरेज 250 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मरुस्थल की यदि हम ढाल की बात करें तो उत्तर और पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ढाल है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ढाल, मरुस्थल की ढाल है। मरुस्थल का अध्ययन यदि हम करें तो इसको हम अध्ययन की दृष्टि से इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क या बांगड़ प्रदेश। शुष्क मरुस्थल में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से 25, और जो बांगड़ प्रदेश कहलाते हैं या अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसमें 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेशों को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पहला है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त, यानी कि जहाँ पर टीले सर्वाधिक पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि कुल मरुस्थल के 41.5% भाग में फैला हुआ है। इसको मगरा भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बालुई मिट्टी कम पाई जाती है और मरुस्थल तो है लेकिन पथरीला मरुस्थल होता है, जिसे हम हमादा भी कहते हैं। और बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है वहाँ पर पवन, मिट्टी, इनका निक्षेपण होता रहता है, अर्थात कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से टीले जो हैं वो गतिशील रहते हैं और बालू का मिट्टी के जो टीले हैं वहाँ पर बने रहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक जैसलमेर में है। बाड़मेर और जोधपुर में भी इनका विस्तार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बालू का स्तूप, जब पवन के द्वारा, बालू का स्तूप किसे कहते हैं? जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाए तो उससे बनने वाली जो स्थलाकृति है उसे बालू का स्तूप कहा जाता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में स्थित है। बालू का स्तूप के यदि हम प्रकारों पे बात करें तो कुछ अर्धचंद्राकार होते हैं जिनकी तरफ जो पवन से बनते रहते हैं, इनको बरखान भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र जो वर्तमान चूरू है वहाँ पर पाया जाता है। कुछ ऐसे पंक्तिबद्ध होते हैं, लाइन लाइन से दिखते हैं, वो समकोण दिखाई देते हैं और इनको अनुप्रस्थ काट भी बोलते हैं। और ये इनकी जो ये सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। पवन कुछ जो समानांतर होते हैं, अर्थात ऐसे आड़ी तिरछी रेखाओं वाले होते हैं जिनको अनुदैर्ध्य या रेखीय कहते हैं और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। हमादा जो कि पथरीला मरुस्थल है, तारानुमा है और ये सर्वाधिक जो जैसलमेर में और सूरतगढ़ या श्रीगंगानगर में सर्वाधिक पाया जाता है। हमादा की चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को तारानुमा या बालू का स्तूप मुक्त कहा जाता है। और पैराबोलिक, ये बरखान की तरह दिखाई देते हैं। बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी आकृति को बालू का स्तूप पैराबोलिक कहा जाता है। ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सीफ, ये भी बरखान की तरह दिखाई देते हैं और या फिर ये चंद्राकार, चंद्र की आकृति में दिखाई देते हैं, जो कि पवन के साथ चेंज या परिवर्तित होते रहते हैं।
बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक ओर बढ़ती है, जिसे सीफ कहा जाता है। यानी कि जैसे ये है तो इस तरीके से हवा चलेगी तो ये बढ़ता चला जाएगा, जिसे हम सीफ का कहते हैं। स्कर्ब का पीस, स्कर्ब पीस जो है वो मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले हैं। जैसे ये झाड़ियाँ हैं और इनके बीच में ये पाए जाते हैं, तो इनको स्कर्ब पीस कहते हैं। इस प्रकार के जो मरुस्थल हैं वो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान अनुप्रस्थ जो कि पवनों के माध्यम से बनते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आकृतियाँ सीफ, अनुर्दय या रेखीय जो इस आकृति में बनते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं। यदि हम आगे बात करें दूसरे नंबर पे अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, वहाँ पर शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य के भौतिक प्रदेश ये कहलाते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जो है वो सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका विस्तार है, और चिकनी में यहाँ उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, जिसे बग्गी या काठी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, यहाँ पर गोडवाड़ बेसिन पाया जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार की जो यहाँ पर जो ज़मीन है वो दलदली भूमि मिलती है। यहाँ पर जो पानी के जो रखरखाव के जो साधन हैं उनको जोहड़, सर या बीड़ कहते हैं। पानी के कच्चे कुओं को जोड़ कहते हैं। मानसून के दौरान बनने वाले छोटे छोटे तालाबों को सर कहते हैं, और जो चारागाह की भूमि होती है शेखावटी क्षेत्र में उसको बीड़ कहा जाता है। सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो नागौर में हैं, और जो कुबड़ पट्टी है, जो बांका पट्टी है, वो नागौर और अजमेर के बीच में फैली हुई है, जो कि मेड़ता सिट्टी तक फैली हुई है अपने अजमेर से। इससे अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भागों में अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंत्य प्रवाह और घग्गर बेसिन। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलों के मध्य 5 इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि इनमें कोई अंतर हो सकता है, लेकिन आज हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं लूनी बेसिन की, नागौर उच्च भूमि की, शेखावटी अंत्य प्रवाह की और घग्गर बेसिन की। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखें। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्लाया, खड़ीन या डाड झील। खड़ीन और प्लाया झील जहाँ पर पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है, और उन्होंने जो कुएं खोद रखे थे उसको प्लाया कहा जाता है। यानी कि जब वर्षा में कोई पानी इकट्ठे एकत्रित हो जाए तो उनको संग्रहण कर लिया जाता था, जिसे खड़ीन या प्लाया कहा जाता है। इस प्रकार की जो ज़िलें होती है वो अस्थायी ज़िलें होती है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। यहाँ पर खड़ीन के माध्यम से रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूँ, चना, सरसों, और ये जो सर्वाधिक है वो जैसलमेर में, उसका उत्तरी जो भाग है वहाँ पर सर्वाधिक होता है। दूसरा हम बात करें रन या टाट की, तो मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहते हैं। सर्वाधिक रन जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। प्रमुख रन और स्थान की यदि हम बात करें तो ताल छापर का जो रन है वो चूरू में है, परिहारी का रन चूरू में, फड़ौदी जोधपुर में, बाप जोधपुर में, धोप बाड़मेर में और भाकरी जैसलमेर में, और पोखरण जैसलमेर में स्थित है। और पोखरण में जहाँ पर परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और 1998 में किया गया था, जो 11 और 13 मई को, और 1974 में 18 मई को यहाँ पर परमाणु परीक्षण भी किया गया था। जल पट्टी गोडावण पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडावण है उसको भी कहते हैं। जल पट्टी के अंतर्गत यहाँ पर सर्वाधिक ये पाए जाते हैं, जिसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहा गया है गोडावण को।
यहाँ पर जल पट्टी में सेवण या लीलोण नामक एक घास पाई जाती है और इसके पास में ही चंदन का नलकूप, ये जिसे हम थार का गढ़ा भी कहते हैं, यह मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। और ये जो जल पट्टी है ये भी 60 किलोमीटर की जो जल पट्टी है, यहाँ पर सेवण प्रकार की घास पाई जाती है और ये भी जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित जल पट्टी सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है, ऐसा माना जाता है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी हम जानते हैं। आगे हम ये बात करें आकलवुड फॉसिल पार्क की, ये जैसलमेर में है, जिसे राष्ट्रीय मृग उद्यान भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण काल है जुरासिक काल है, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो गया था। विश्व में लकड़ी के प्राचीन, ये ध्यान रखें, लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म आकलवुड फॉसिल पार्क में ही पाए गए हैं। पांचवें यदि हम बात करें तो बाप या बोल्डर क्ले हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद स्थान बाप या जोधपुर, जो कि बाप नामक स्थान पर स्थित है। समय परमो या कार्बोनिफरस, लगभग 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो गया था। नकलिस्तान इसको मरुद्यान भी कहते हैं। राजस्थान मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनकी चारों ओर हरियाली विकसित होती है, जिसे नकलिस्तान कहते हैं। धोरे, लेहरदार बालू का स्तूप धोरे कहलाते हैं। धरियन, लेहरदार बालू का स्तूप, इनको धोरे कहते हैं और ये जब स्थानांतरित होते हैं तो गतिशील बालू का स्तूपों को धरियन कहते हैं। धोरे व धरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। पीवणा, आगे यदि हम बात करें पीवणा, तो पीवणा क्या है? पीवणा एक सांप की प्रजाति है, इसका रंग पीला होता है और ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाया जाता है। टर्शरी काल के अवशेष, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये अवसादी चट्टान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कोयला या पेट्रोलियम गैस है या प्राकृतिक जो गैस है वो सर्वाधिक कौन सी चट्टान में पाई जाती है? तो यह अवसादी चट्टान में पाई जाती है। मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च क्या है? मरुस्थल का आगे बढ़ना या उसका विस्तार होना, यह मरुस्थल मार्च कहलाता है। ये जो दिशा है, इसके जो बढ़ने की जो दिशा है वो उत्तर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है इसकी ये दिशा, और इसका विस्तार जो है वो हरियाणा में सर्वाधिक है। सर्वाधिक इसका योगदान बरखान के रूप में है, क्योंकि इनकी गति या स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। हमें ध्यान रखें, ये इर्ग जो है वो रेतीला है, रेग ये दोनों, यानी कि इर्ग जो होता है उसे केवल वहाँ पर रेत स्थित रहती है। रेग जिसे बोलते हैं वो रेतीला और पथरीला दोनों प्रकार का होता है, और हमारा केवल पथरीला होता है। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की अगले वीडियो में। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।